आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक सोल्वेंसी रेशियोज़। हमने लास्ट वीडियो में हमारा जो इससे पहले वाला टॉपिक था लिक्विडिटी रेशियोज़ का वो कंप्लीट किया था। अब इससे नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो को हम लीवरेज रेशियो या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो भी कहते हैं। सोल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कंपनी ये जानना चाहती है कि कंपनी की सोल्वेंसी पोजीशन दैट मीन्स कि लॉन्ग टर्म जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं क्या हम उनको पे करने की हमारी एबिलिटी है। अगर ये सोल्वेंसी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है दैट मीन्स हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ चाहे वो किसी भी चीज़ की प्रिंसिपल पेमेंट हो या उसका इंटरेस्ट की पेमेंट हो हम उसको टाइमली कर पाएंगे। अगर हमारी पोजीशन वीक है दैट मीन्स हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसको कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन्स, इन सब चीज़ों का यूज़ होता है, इसलिए इनको कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो भी कहा जाता है। तो सोल्वेंसी पोजीशन को जानने के लिए हम सोल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट सोल्वेंसी रेशियो है डेब्ट इक्विटी रेशियो। नाम से ही इसका फॉर्मूला भी क्लियर होता है, डेब्ट और इक्विटी, दैट मीन्स डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी। डेब्ट का मीनिंग यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेब्ट से है और इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड को हम दो और नाम से बुलाते हैं, एक प्रोप्राइटर फंड और एक नेटवर्थ। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, कहीं कहीं आपको प्रोप्राइटर फंड या फिर नेटवर्थ वर्ड लिखा मिल सकता है, तो आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर हम जो प्रोप्राइटर फंड और नेटवर्थ की बात कर रहे हैं वो शेयर होल्डर फंड से ही है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लॉन्ग टर्म लोन आ गए, चाहे वो हमने बैंक से लिया हो, चाहे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, चाहे हमने कहीं से भी लिया हो, वो लोन मॉर्गेज लोन हो, किसी भी टाइप का लोन हो, बस लॉन्ग टर्म होना चाहिए। लॉन्ग टर्म तो आपको मीनिंग पता ही है कि लॉन्ग टर्म का मीनिंग होता है मोर देन 1 ईयर। कुछ कुछ टर्म्स में ये मोर देन 5 ईयर्स भी लेते हैं, बट जनरली लॉन्ग टर्म मीन्स मोर देन 1 ईयर। फिर डिबेंचर्स जो हम इशू करते हैं वो आ जाएंगे इसमें। पब्लिक डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं जो कंपनी एक्सेप्ट करती है पब्लिक से, वो आ जाएंगे। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस मतलब कोई प्रोविज़न फॉर टैक्स आ गया, ये वो प्रोविज़न है जो लॉन्ग टर्म में पे करने हैं। प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट लाइक उनकी पेंशन का प्रोविज़न हो गया, प्रोविडेंट फंड का हो गया, तो वो प्रोविजंस इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब जितना पैसा शेयर होल्डर ने बिजनेस में लगाया हुआ है, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर है चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। तो यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस की कंप्लीट डिटेल आपको ऑलरेडी मालूम है कि इसमें क्या क्या आता है। जितने भी टाइप्स के फंड्स आ गए, जितने भी टाइप के प्रॉफिट्स आ गए, रिजर्व्स आ गए, वो सभी इसमें आ जाएंगे। इसको निकालने का एक और मेथड है बैलेंस शीट से, कि अगर हम एसेट साइड का टोटल ले लें दैट मीन्स नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स ले लें और उसमें से करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी माइनस कर दें, तो ऑटोमेटिकली जो बचेगा वो क्या बच जाएगा, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो इसका आइडल रेशो है 2:1, मतलब कि अगर आपका जो डेप्ट है वो अगर इक्विटी के कंपैरिजन में देखें तो उसका दुगना हो सकता है। अगर इससे कम होना चाहिए आपका रेशियो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा में क्या होगा कि हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी, तो शेयर होल्डर्स को उसको एक फाइनेंशियल रिस्क हो जाता है कि अगर आपको पता है कि आपके जो टर्म्स ये लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए या फिर उनका डिबेंचर्स हो गए, इनका इंटरेस्ट आपको पे करना ही करना है, तो शेयर होल्डर्स को रिस्क हो जाता है कि कल को उनको प्रॉफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये जो रेशियो है इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड है हमारा टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। नाम से ही फिर से फॉर्मूला बन रहा है टोटल एसेट्स टू डेप्ट, दैट मीन्स टोटल एसेट्स डिवाइड बाय डेप्ट। डेप्ट का मतलब वहीं से लॉन्ग टर्म डेप्ट है, टोटल एसेट्स मीन्स नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। इसमें मिसलेनियस एसेट्स जो हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह हो गए वो चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं करते। फिक्टिशियस एसेट्स जिसको हम बोलते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता, सिर्फ नॉन करंट को और करंट एसेट्स को लिया जाता है। तो आप अपनी बैलेंस शीट से इनका टोटल ले लेंगे, टोटल ऊपर रखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, डेट से। डेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट। ऑलरेडी मैं आपको इनका मीनिंग बता चुकी हूँ कि लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब क्या है। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी नाम से ही क्लियर होता है प्रोप्राइटर से कि प्रोप्राइटर का फंड है इसमें यूज़ होगा, तो वहीं से फॉर्मूला बन गया हमारा टोटल एसेट इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। इक्विटी मीन्स एज इट इज शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला हम ऑलरेडी दो तरीकों से कर चुके हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस को टोटल कर लीजिए, या तो ये हो जाएगा या फिर हमारी एसेट्स के टोटल में से करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस कर लेंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, इक्विटी। इक्विटी मीन शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर फंड या नेटवर्थ। नाम मैं आपको तीनों ही बता चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटर फंड। यहाँ ये बता रहे हैं कि प्रोप्राइटर फंड का कितना पार्ट फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है, तो प्रोप्राइटर फंड में जो रेशियो कैसे निकालेंगे, फिक्स एसेट्स आगे हैं तो नेट फिक्स एसेट्स रखिए ऊपर और डिवाइड किससे करना है, प्रोप्राइटर फंड, दैट मीन्स शेयर होल्डर फंड से। अब शेयर होल्डर फंड का मामला हम ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो फिक्स एसेट्स क्या है या नेटवर्थ से क्या मतलब है कि फिक्स एसेट्स में से उनका डेप्रिसिएशन जो होगा वो क्या कर देंगे, हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट रेशियो है हमारा कैपिटल गियरिंग रेशियो।
कैपिटल गियरिंग रेशो हमें क्या बताता है कि हमारी जो बिजनेस में हमने पैसा लगाया हुआ है, फंड्स जो हमने यूज़ किए हुए हैं, वो कितना पार्ट हमने ऐसा फंड यूज़ किया हुआ है जिनके ऊपर हमारे ऊपर कोई फिक्स बर्डन नहीं है कि हमारे पास प्रॉफिट होंगे तो हम उनको पे कर देंगे जो भी इनकी रिटर्न बनती है, लाइक डिविडेंड या इंटरेस्ट। लेकिन अगर कुछ ऐसे भी पार्ट्स हमने लिए हुए हैं, मतलब ऐसे भी जगह से हमने पैसा फंड्स रेज किए हुए हैं जहाँ पर हमें फिक्स बर्डन है कि हमें पे करना ही करना है, उनका इंटरेस्ट हो गया या उनका डिविडेंड हो गया, ठीक है, या उनकी ऑलरेडी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट या परसेंटेज ऑफ डिविडेंड ऑलरेडी फिक्स्ड है और कुछ भी फिक्स नहीं होता, जितना प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड हो जाता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि इक्विटी का डिविडेंड फिक्स नहीं होता कि जितना प्रॉफिट्स होगा उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड बाय करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल से। फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग यानी कि अगर हम डिवेंचर की बात करें तो इंटरेस्ट फिक्स्ड है, अगर हम लोन्स की बात करें तो इंटरेस्ट स्टार्टिंग में ही फिक्स हो जाता है, अगर हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करें तो उनका भी डिविडेंड स्टार्टिंग में ही फिक्स हो जाता है कि इतने % डिविडेंड दिया जाएगा। तो इनकी कॉस्ट क्या होती है, फिक्स होती है, इनकी कॉस्ट क्या होती है, फिक्स। तो इनको क्या कहा जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, ठीक है। तो मैंने इनका फॉर्मूला फिर से बता दिया। फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल में क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लोन्स प्लस में डिवेंचर्स, या फिर से लोन्स में कोई भी लोन आ सकते हैं, चाहे वो बेसिकली होने तो लॉन्ग टर्म चाहिए, बट चाहे वो हमने बैंक से लिए हों, चाहे हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए हों, चाहे पब्लिक डिपॉजिट्स हों, बट उनका इंटरेस्ट फिक्स होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इससे नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसको डेब्ट सर्विस रेशियो के नाम से भी हम जानते हैं। फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वैसे तो क्वेश्चन में आपको ये गिवन मिल जाता है, लेकिन अगर ये गिवन ना मिले तो आपको कई बार ये कैलकुलेट भी करना पड़ता है। उसके लिए अगर आप एक टेबल है जो आगे आने वाले फॉर्मूलेज में भी यूज़ होगी, अगर आपको वो टेबल समझ में आ गई तो आप आगे आने वाले फॉर्मूलेज में भी उसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट होता है सारे खर्चे लेस करने के बाद नेट प्रॉफिट, बस इसमें से दो एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए, एक तो इंटरेस्ट का और एक टैक्स का। तो हमने प्रॉफिट लिया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से माइनस फर्स्ट नंबर पे किया इंटरेस्ट तो आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस किया तो आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब जनरली क्वेश्चन में अगर मैं इसी फॉर्मूले को एक बार डिस्कस कर लूँ, जनरली क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन मिलता है, अगर आपको पास आफ्टर टैक्स वाली वैल्यू है उसमें आप टैक्स वापस ऐड बैक कर दो और इंटरेस्ट वापस ऐड बैक कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अगर बेसिकली आपको आफ्टर टैक्स गिवन है तो आप उसकी हेल्प से अपना इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बार मैं आपको पूरी टेबल समझा देती हूँ, ये आगे आने वाले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आएंगे उसमें भी आपको यूज़ होगी पूरी टेबल, तो एक बार कर लीजिए। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, उसमें से फर्स्ट नंबर पे माइनस किया इंटरेस्ट तो आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इंटरेस्ट माइनस हो चुका तो बिफोर टैक्स रह गया, बिफोर टैक्स में से माइनस किया टैक्स तो आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये पैसा बचता है शेयर होल्डर के लिए, ये प्रॉफिट बचता है शेयर होल्डर के लिए। अब शेयर होल्डर में पहला शेयर होल्डर है प्रेफरेंस, क्योंकि उनको प्रेफरेंस मिली हुई है तो पहले डिविडेंड उनको दिया जाएगा, तो माइनस किया प्रेफरेंस डिविडेंड तो बचा क्या, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि सारा पैसा किसके लिए बचा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। अब अगर आपको अर्निंग पर शेयर निकालनी है, जिसको हम ईपीएस शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईपीएस भी बोलते हैं, तो ये निकाल सकते हो आप कैसे, अर्निंग अवेलेबल जो हमने यहाँ से निकाली है वो यहाँ ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर निकल जाती है। ये आगे आने वाले फॉर्मूलेज में आपको ये पूरी की पूरी कंसेप्ट जो है, कंप्लीट कंसेप्ट जो है वो यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे रेशोज थे, सोल्वेंसी रेशोज, इनकी हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि क्या हमारे पास इतना फंड है खुद का पैसा या फिर बाहर का लिया हुआ पैसा, कि हम जो बाहर की हमारी लाइबिलिटीज़ हैं उनको टाइमली पे कर पाएँ, उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी प्लस में इंटरेस्ट भी। जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको ये कहता है कि आपको क्या आप इतना प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं कि अपना फिक्स इंटरेस्ट चार्ज आप टाइमली पे कर पाएँ। तो ये हमारे रेशियोज हमें इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। इनका एक एग्जाम्पल आप सॉल्व करके देखें, आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं, हमारे आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट रेशियो था हमारा एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो में हमारे पास फर्स्ट रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर। ये टर्नओवर रेशियोज हमें क्या बताते हैं, इनको एफिशिएंसी रेशियो भी बोलते हैं कि कंपनी कितना एफिशिएंटली काम कर रही है, तो ये टर्नओवर हमें ये बताएंगे। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें बताता है कि हमारा इन्वेंट्री सेल में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगाएगा,
ठीक है, या हमारे पास जितना स्टॉक है उसकी कितने टाइम्स हमारी सेल हो रही है। जैसे नेक्स्ट रेशो है हमारा ट्रेड रिसीवेबल रेशो, कि कितनी टाइम में हमारी जो हमने क्रेडिट सेल किया उससे पैसे मिल जाएंगे। तो ये रेशोज हमें ये जानने में हेल्प करते हैं कि ये कंपनी कितना एफिशिएंटली काम कर पा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट रेशो डिस्कस करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है कि जो सामान आपने सेल करना है, गुड्स जो आपने सेल करनी है उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अगर आपके पास सेल वैल्यू पता है और प्रॉफिट पता है तो सेल में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी उसकी कॉस्ट। तो यहाँ पर नेट सेल लेनी है। नेट सेल मीन्स इसको सेल को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं। तो नेट लेना है आपको, यानी कि सेल में से सेल की रिटर्न माइनस करनी है, नेट सेल आ जाएगी। माइनस करना है ग्रॉस प्रॉफिट, जो जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट आपने अर्न किया है वो आप यहाँ से माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको ही कैलकुलेट करने का एक और मेथड है। अगर आपके पास कॉस्ट अवेलेबल है, ये तो सेल और प्रॉफिट अवेलेबल रहे तो ये आप यूज़ करेंगे पहला वाला फॉर्मूला। लेकिन अगर आपके पास कॉस्ट अवेलेबल है तो आप ये यूज़ करेंगे। कॉस्ट में क्या करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करेंगे नेट परचेज प्लस एक्सपेंसेस ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस परचेज वाले भी लेने हैं, वेजेस वगैरह भी लेने हैं, और माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप अपना एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड है हमारा एवरेज इन्वेंट्री, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड करना है एवरेज इन्वेंट्री से। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। इन केस कभी भी क्वेश्चन में ऐसा हो कि ओपनिंग इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं हो पा रहा तो आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को ही एवरेज इन्वेंट्री मान सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है तो नेट सेल को भी उसकी जगह पे यूज़ किया जा सकता है। तो ये था हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की हेल्प से हम निकालते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड या एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। जैसे मैंने आपको बोला कि इन्वेंट्री को सेल में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं। तो अगर आपको डेज में निकालना है तो डेज इन अ ईयर यानी कि 365 ले लेंगे ऊपर। अगर आपको मंथ्स में निकालना है तो मंथ्स ले लेंगे 12 मंथ्स, और डिवाइड किससे करेंगे एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से। तो इसकी हेल्प से आपका क्या बनकर आएगा एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। इससे नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो या फिर डेटर टर्नओवर रेशो भी कहा जाता है इसको। फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल, क्योंकि डेटर बनते हैं क्रेडिट सेल से। डिवाइड किससे करेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल का मीनिंग क्या है डेटर एंड बीआर। तो एवरेज निकालेंगे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, यानी डेटर एंड बीआर की ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर एंड बीआर, और उनको डिवाइड बाय किससे करेंगे 2 से। अब हमें चाहिए थी यहाँ पे क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का मतलब जब हमारे पास टोटल सेल अवेलेबल रहेगी और उसमें से आप कैश सेल माइनस कर लो और क्रेडिट सेल रिटर्न माइनस कर लो तो क्या आ जाएगी नेट क्रेडिट सेल। सेल में से कैश सेल माइनस करेंगे तो क्रेडिट सेल आ जाएगी, उसमें से उसकी रिटर्न माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगी नेट क्रेडिट सेल। ठीक है, एज इट इज़ क्वेश्चन में अगर आपके पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल नहीं होंगे तो आप क्लोजिंग को ही एवरेज मान सकते हैं। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है तो आप क्वेश्चन निकालते हुए उसको इग्नोर कर दोगे। रीज़न इसका ये है कि वो प्रोविज़न है, डाउटफुल डेट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी, मतलब पैसा डूब भी सकता है और नहीं भी। जब तक अनटिल अनलेस वो कंफर्म नहीं हो आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब डेटर है तो डेटर को आपने सेल किया है, उधार पर पैसे मिलेंगे, यानी कि उनसे क्या करोगे कलेक्शन करोगे। तो इनकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। एज इट इज़ फॉर्मूला क्या रहेगा डेज और मंथ्स इन अ ईयर डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड पे करते हैं, तो नेक्स्ट रेशो हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो का है फॉर्मूला हमारा नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। तो क्योंकि हमको पता है जो ट्रेड पेएबल होते हैं वो क्रेडिट परचेज से बनते हैं। अगर हम किसी से कोई सामान उधार खरीदते हैं तो ही वो हमारा क्रेडिटर बनेगा। तो ट्रेड पेएबल का यहाँ मीनिंग क्या है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। एवरेज निकालने का आपको तरीका अब पता चल ही चुका है, ओपनिंग प्लस में क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करना होता है। एज इट इज नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे, टोटल परचेज में से कैश परचेज माइनस करेंगे और फिर वो आ जाएगी क्रेडिट परचेज, उसमें से माइनस करेंगे क्रेडिट परचेज रिटर्न, तो क्या आ जाएगी नेट क्रेडिट परचेज। ठीक है, अब किसी से सामान परचेज किया है तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो यहाँ हम क्या कैलकुलेट करेंगे एवरेज पेमेंट पीरियड। एज इट इज फॉर्मूला रहेगा डेज और मंथ्स इन अ ईयर, डिवाइड किससे करेंगे ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो से। ठीक है, मंथ्स में निकालना है तो 12 से डिवाइड कर लीजिए, अगर डेज में निकालना है तो 365 को डिवाइड करना है। तो जो भी आप निकालना चाहो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो।
नेक्स्ट फॉर्मूला है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर। अब आप आने वाले हर फॉर्मूले में देखेंगे कि जिसका भी टर्नओवर निकालेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रखेंगे ऊपर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय नेट फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आपको पता है कैसे निकालनी है, फिक्स एसेट्स माइनस में डेप्रिसिएशन करके। फिर है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटीज, ठीक है। उससे नेक्स्ट है करंट एसेट्स टर्नओवर रेशो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय करंट एसेट्स। नेक्स्ट है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये देख रहे हैं कि हर फॉर्मूले में ऊपर क्या आ रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इसलिए लेकर चलते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ नेट सेल यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉफिट एलिमेंट भी रहता है। प्रॉफिट एलिमेंट रहेगा तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स से इफेक्ट भी रहेगा, तो इसलिए हम एक्सटर्नल फैक्टर्स का इफेक्ट हमारे रेशियोज़ पे ना पड़े, हम इसलिए क्या करते हैं, सेल में से प्रॉफिट माइनस करके क्या यूज़ करते हैं, अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। लास्ट है कैपिटल टर्नओवर रेशो, तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। इस टाइप से जिसका भी टर्नओवर आपको निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय वो वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब इसके भी हम फॉर्मूलेस जो है उनको एक ट्राई करके देखेंगे और ट्राई करने के बाद हम जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे 3 रेशोज़ कवर हो चुके हैं यहाँ तक हमारी वीडियो में। फर्स्ट था लिक्विडिटी रेशो, सेकंड है सोल्वेंसी रेशो, थर्ड है हमारा एक्टिविटी या फिर एफिशिएंसी रेशो, इनको टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।